नमस्कार, वंदना मीडिया पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो लगातार मीडिया और मीडिया एजुकेशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ऑल इंडिया रेडियो, एबीपी न्यूज़ में काम किया है और अभी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। आदर्श जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपने 12th क्लास में बिहार टॉप किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। पढ़ाई में अभी भी आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, किताबें पढ़ने का आप शौक़ है। लेकिन एक तरफ जो आजकल की जनरेशन है, जो हमारा जेन ज़ी है, उसको जब हम पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो अक्सर उनका ये जवाब होता है कि उन्हें डिप्रेशन हो जाता है या वो अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा तो मंजिल रास्ता थी। जो नई पीढ़ी है उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बेहतर ज़िंदगी का रास्ता किताबों से हो करके जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ें, तो वो हिंदी साहित्य से शुरुआत कर सकते हैं और रील देखने की बजाय वो किताबों की तरफ ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि रील देखना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि आजकल यह संभव नहीं है, लेकिन समय में कटौती करके, क्योंकि जब आप डिजिटल वेलबींग या अलग ऐप पर उसको चेक करेंगे कि हमारा रोजाना कितना वक्त जाया होता है मोबाइल पर, तो अमूमन बच्चों के मैंने चेक किए हैं कि वो 6 घंटे 7 घंटे उनका मोबाइल पे जाता है। तो 6 से 7 घंटे में से अगर वो 1 घंटे अपना रील देखने, इधर उधर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी चीज़ों पे बिताए और बाकी का समय अगर वो किताब पढ़ने में लगाते हैं या नई स्किल सीखने में लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सबसे बड़ा जो है चैलेंज है नई पीढ़ी के लिए कि वो कैसे नए साल में, चूँकि नए साल का मौका है, तो इसमें खास तौर से विद्यार्थियों के लिए वो करने की ज़रूरत है जिससे कि उनका करियर संवरे, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, वो सफल हो। और इसके लिए जो है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत जो है वो हमेशा से है और रहेगी। एक और चीज़ जो अक्सर हम लोग, क्योंकि आप और हम ज़्यादातर युवाओं से रूबरू होते रहते हैं, और एक और चीज़ जो ज़्यादातर सुनने को मिली है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूचर को लेकर बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। प्रेजेंट में अगर पढ़ने की भी कोशिश करते हैं या वो जो काम कर रहे हैं उसको करने की बजाय उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो ओवर थिंकिंग में जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ, तो वहाँ हर सेकंड की कीमत होती है और वहाँ एक दौड़ है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो इस दौड़ में हम सांस लेना भूल गए हैं, और ख़ास तौर से अभी तो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना जो है वो दूभर हो गया है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि जीवन में ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, एक ठहराव की ज़रूरत है। और इसके लिए अक्सर कहा जाता है कि ये दुनिया जो है इस समय लोग भाग रहे हैं लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। तो एक सुकून, एक ठहराव कैसे जीवन में आए, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए अभी युवा जो है स्लो लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उनका जो ध्येय है वो उनके लिए सफलता के मायने बदल गए हैं। पहले जो सफलता के मायने थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और तमाम ऐशो आराम, आजकल सफलता के मायने हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके साथ साथ मेंटल पीस, टाइम फ्रीडम। तो ये जो आजकल की जो पीढ़ी है वो चाहती है कि उनके पास समय हो, समय की आज़ादी हो, ताकि उस समय की आज़ादी में वो कहीं पर्यटन पर जाएं, कहीं घूमने जाएं, अपने लिए खुद के लिए वक्त निकाल सकें। तो ये जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नए साल में हमें इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं। सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में सफलता का अर्थ सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे कमाना
यही नहीं है, बल्कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं, आपके शौक क्या हैं, आपकी रुचियां क्या क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है या फिर आपको पोएम पसंद है या आपको किताबें पढ़ना पसंद है या आपको साइकिलिंग पसंद है या आपको एक्सरसाइज करना पसंद है या आपको घूमना पसंद है, तो आप अपने शौक को कितना वक्त दे पाते हैं, आप अपने परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं, आप अपने बच्चों को कितना वक्त दे पाते हैं, आपके पास समाज से जुड़े रहने के लिए वक्त है या नहीं है। इन सब सारी चीजों के लिए जब आप वक्त निकाल पाते हैं तो बेसिकली एक संतुलन की जरूरत है। तो ये संतुलन कैसे हासिल हो, इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और जहां तक ठहराव की बात है कि आपने कहा कि ओवर थिंकिंग इस वजह से है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हमें पता नहीं है, हम मोबाइल अगर एक मिनट के लिए देखते हैं तो उसमें यूट्यूब का नोटिफिकेशन है, इंस्टा का नोटिफिकेशन है, फेसबुक का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप के जरिए किसी ने मैसेज भेजा है, किसी का मिस कॉल आया है, किसी का एसएमएस आया है। तो ये तमाम जो सूचनाओं की बम्बार्डिंग है, जो लगातार हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है, तो वो सूचनाओं के उपरांत जो है वो हमारे दिमाग में एक रिएक्शन पैदा होता है। और जब रिएक्शन पैदा होता है तो उतनी सारी सूचनाओं के एवज में हमारा दिमाग सोचने लगता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब सोने जाएगा या खाली बैठेगा तो उसके दिमाग में 100 तरह की बातें आएंगी। तो जब ओवर थिंकिंग होगा तो एकाग्रता में कमी आएगी, फिर वो कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है, फिर कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कि मोबाइल को कुछ देर के लिए आप बाहर रखें, एक समय तय करें कि इसके बाद मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और उसके बाद जो समय बचता है वो आप पढ़ने में लगाएं, खुद को वक्त दे, परिवार के साथ बैठे, सोशलाइज हो। तो ये जो है ये काफी जरूरी है। तो ओवर थिंकिंग को बीट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सूचनाएं कम से कम आए, वही सूचनाएं आए जो कि आपके लिए जरूरी हो। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, एक और चीज जो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है कि आजकल लोगों के पास पैसा है, समाज में एक अच्छी खासी जगह है, लेकिन इसके बावजूद लोग खुश नहीं हैं, उत्साहित नहीं है, या जो खुशी हमें पहले मिला करती थी वो खुशी आजकल नहीं मिल पा रही है। इसका कारण क्या है, इस पर ज़रा बात कीजिए। देखिए, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी जो है बाहर नहीं ढूंढी जाती, खुशी हमेशा आपके रूह में होती है। तो सबसे पहले अगर खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो उसका मतलब ये है कि खुद से दूर हो गए हैं। हम दुनिया की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जितना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों पर ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारी आत्मा से दूरी बढ़ती जाएगी, और फिर जो है हम खुद से कनेक्ट फील नहीं करेंगे। और जब तक हम खुद से कनेक्ट फील नहीं करेंगे, हम खुश महसूस नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आजकल के समय में आपके पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं मौजूद है। जो पुराने ज़माने में जो सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी, वो सुविधाएं आज है। पहले अगर आपको अपने परिवार से बात करनी होती थी तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती थी। आप एसटीडी बूथ में जाते थे, वहाँ कॉल करते थे, तब जाकर के बातचीत हो पाती है। अब आपके पास मोबाइल है, तुरंत आप मोबाइल से बातचीत कर लेते हैं। तो सुविधा आपकी बढ़ी। पहले जो है लोग गर्मी झेलते थे, अब आपके पास एसी है ना। तो कहने का अर्थ यह है, पहले कहीं ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी, अब आप जो है फ्लाइट से चले जाते हैं, या फिर शहरों में अगर आप देखेंगे तो मेट्रो है, ओला उबर की व्यवस्था है, तमाम साधन है, गाड़ियां हैं। तो सुविधाएं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि मनुष्य को ज़्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा जो है उसमें एक तरीके से एकांत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें जो है एक तरीके से लोनलीनेस जिसे हम कहते हैं कि अकेलापन, वो बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि लोग सोशल मीडिया पे, जैसे अगर 5000 दोस्त हैं उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो उन 5000 दोस्तों में से एक भी दोस्त नहीं पहुंचता है। तो कहने का अर्थ ये है कि रील की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय वो सोशलाइज हो, लोगों से मिले जुले, बातचीत करें,
डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो बढ़ाएं। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, दूसरी बात ये है कि आप जो है जब तक आप खुद को वक्त नहीं देंगे, जैसे किसी को अगर कविताएं पसंद है, किसी को अगर कहानियां पसंद है, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को अलग तरीके का मान लीजिए कि घूमने का शौक है, पर्यटन का शौक है, तो जब तक खुद को इंसान वक्त नहीं देगा, उन चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो खुश नहीं रह सकता है। और जब तक इंसान खुद खुश नहीं होगा, वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकता है, खुशी बांट नहीं सकता है। तो सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि समझने की जरूरत है, कि खुद को समझने की जरूरत है कि वो जो है खुशी जो है वो जैसे कि हिरण के गर्भ में रहने वाली बात होती है कि आपके भीतर ही मौजूद है। तो इसको समझने की जरूरत है कि हम बाहरी चीजों से थोड़ी देर के लिए खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक खुश रहना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है, और हम किस तरीके से अपनी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, हमारे शौक क्या हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर इस पर हम गंभीर तरीके से मंथन करेंगे तब शायद हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। आदर्श जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रोज़मर्रा के काम हो, तो ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं कि एआई के आने से उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा जाएगा। आपको क्या लगता है? एआई का एक लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। एआई क्या है कि बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो एआई की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एआई के पास क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी किस सेंस में कि एक व्यक्ति इमोशन के आधार पे सोचता है, भावनात्मक तल पे सोचता है, और वो जिस तरीके से आउटपुट दे सकता है, एआई उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे अगर कविता लिखनी है तो एआई आपके लिए कविता नहीं लिख सकता। जो कविता एआई लिखेगा उसका लेवल जो है वो गिरा हुआ होगा। जो म्यूजिक तैयार करेगा एआई, वो हमारे जो म्यूजिशियन हैं उस लेवल का म्यूजिक तैयार नहीं हो पाएगा कि जो दिलों में उतर जाए। एंकरिंग के क्षेत्र में प्रयोग हुए हैं आज तक, या बहुत सारे चैनलों ने, जी ने एआई के एंकरों के जरिए बहुत सारे शो किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे कि उसमें एक पब्लिक कनेक्ट नहीं है। तो ये जो है, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जिस तरीके से लिखता हूं, आज नहीं बल्कि आने वाले 1000 सालों में एआई जो है उसका 2% 3% भी नहीं लिख पाएगा। क्योंकि एक ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है, ह्यूमन जिस तरीके से लिखता है, मनुष्य जिस तरीके से सोचता है, वो एग्जैक्टली संभव नहीं है। मशीन के तरह सोचेगा। वो जो उसके पास सूचनाओं का जो इनपुट है, उस आधार पे वो आउटपुट तैयार करेगा। तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अब जैसे पब्लिक डीलिंग है, लोगों से आपको डील करना है, ये एआई कभी नहीं कर पाएगा। इमोशनली आपको कनेक्ट होना है लोगों से, जो है अपने उद्देश्य के लिए, जो है अगर कोई जन आंदोलन तैयार करना है या भावनाओं से जुड़ना है, तो उसमें एआई कुछ नहीं कर सकता। तो एआई की एक लिमिटेशन है। लेकिन जब आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, जब आप अपने नेचुरल स्किल पे ध्यान नहीं देंगे, तो एआई से आपको खतरा महसूस होगा। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि जो अगर आपके पास क्रिएटिव टैलेंट है, अगर आप बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, आपके पास उस तरीके की सोचने की क्षमता है, तो एआई से आप जो है सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। लेकिन जो एक आउटपुट है, जो लिखने की जो क्षमता है, बोलने की क्षमता है, जो इमोशनल कोशेंट है आपका, तो उस तरीके से जो है उसमें एआई कहीं भी जो है सामने नहीं आती। एक और चीज़, नया साल आने ही वाला है और हर साल हम लोग, ये ज़्यादातर लोग संकल्प लेते हैं कि इस बार हम ये रेजोल्यूशन लेंगे। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं और उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो आपकी क्या सलाह होगी कि क्या रेजोल्यूशन लें जो कि युवाओं को एक बेहतर ज़िंदगी दे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजोल्यूशन लिए जाते हैं नए साल के मौके पर, उसमें काफ़ी जो है एग्जैजरेशन होता है।
हम अचानक से बहुत सारी आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो आदतें, जिन आदतों को हमने बहुत लंबे समय तक पाला पोसा है, वो आदतें अचानक से नहीं बदलेंगी। उस पर हमें लगातार काम करना होगा, और वो कैसे काम करना होगा उसके लिए एक पूरी प्लानिंग होती है। तो अचानक से आपकी सारी आदतें नहीं बदल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चीज़ें आप तय करते हैं वो लगभग 4-5 दिनों में ही वो सारे के सारे जो है आपको टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर निराशा होती है कि हमने जो संकल्प लिए थे उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि संकल्प से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डिसिप्लिन को अपनाएं, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि ठीक है, अगर हम डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं तो अगर हम इस साल 5 या 6 घंटे समय दे रहे हैं तो अगले साल हम उसे 2 घंटे पे ले आएँ, 2.5 घंटे पे ले आएँ। क्योंकि अगर आप लेंगे कि नहीं बिल्कुल भी मोबाइल छुएंगे नहीं, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होगा, और चौथे दिन फिर जो है आप बल्कि 6 घंटा की बजाय 8 घंटा देखेंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि आपके संकल्प होने कैसे चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि आप तय करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है। सवाल ये है कि आप जीवन में जो प्राथमिकताओं की सूची तैयार करें। जैसे आप अपने हेल्थ के लिए संकल्प लें कि मुझे इस साल जो है अच्छा भोजन ग्रहण करना है, हमें फास्ट फूड से दूर रहना है, हमें जो है एक्सरसाइज करना है, तो अपनी सेहत को ध्यान दें। फिर उसके बाद आप अपने परिवार को वक्त देंगे, किस तरीके से मुझे परिवार के साथ वक्त बिताना है, किस तरीके से हमें बच्चों को समय देना है, किस तरीके से हमें दोस्तों से मिलना है। तो आप इस तरीके के संकल्प को, रिजोल्यूशन को भी शामिल करें। होता यह है कि हम जो है एक वेस्टर्न कल्चर के ट्रैप में फंस गए हैं। जैसे आजकल मैनिफेस्टेशन और तरह तरह की चीज़ें होती है कि आप ये सोचिए, और सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। कि एक दुनिया है, दुनिया की एक जो है रीति है, सृष्टि का एक नियम है, एक विधि विधान है, आपके पास कर्म है, भाग्य है, तमाम चीज़ें हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ आपको छोड़ने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें, इस बात का आप संकल्प ले सकते हैं कि नए साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खाना पीना या ब्रेकफास्ट का ध्यान रखेंगे, हम जो है सैर पर जाएंगे, सैर की कुछ जगहों का जो है भ्रमण करेंगे, भारत के अलग अलग स्थानों पे जाएंगे। तो इस तरह के संकल्प जो हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कि आप कोई एक नई स्किल सीखेंगे कि मुझे इस साल जो है अपनी अगर आपको म्यूजिक का शौक़ है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, या फिर अगर गायन का शौक़ है तो कोई जो है आप जो है उस तरीके से गीत गाना सीख सकते हैं। आपको लिखने का शौक़ है तो आप लिखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब लिखने की बात आते तो बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि एक दिन जो है वो 10 पेज लिखते हैं, अगले दिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो आप 2 पैराग्राफ रोज लिखें। मैं रोजाना डायरी लिखता हूँ, तो उस तरीके से जो है आप जो है धीरे धीरे करके अपनी आदतों को विकसित कर सकते हैं। तो वो आदतों को लेकर के, रिजोल्यूशन को लेकर के भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है अपनाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ कि मीडिया के छात्रों को अगर सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो क्या ऐसे आप पॉइंटर्स बताना चाहेंगे जो, या यूं कहें कि सफलता का मंत्र आप क्या देना चाहेंगे स्पेशली मीडिया के जो छात्र हैं उनको? मीडिया के छात्रों को मैं हमेशा 4-5 बातें कहता हूँ। पहली बात ये है कि वो इस बात का एनालिसिस करे, वो इस बात की जांच करे कि उसे क्या अच्छा लगता है, यानी कि उसका क्षेत्र कौन सा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एंकरिंग अच्छी लगती है, रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, या फिर कैमरा वर्क अच्छा लगता है, या फिर आपको एडिटिंग पसंद है, आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप आरजे बनना चाहते हैं। ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, या फिर आप अखबार के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। होता ये है कि अमूमन मैंने देखा है कि संस्थानों में, सभी संस्थानों में छात्र जो है 3 साल या 4 साल या फिर मास्टर्स में 2 साल का समय पार कर जाते हैं और उन्हें ये क्लैरिटी नहीं होती
कि उनको उन्हें क्या करना है? उनको करना क्या है या उनको किस क्षेत्र में जाना है। उसके बाद छात्र जो है 1-2 साल भटकते हैं और फिर उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो अखबार पसंद नहीं है, मुझे तो डिजिटल वेबसाइट की तरफ जाना था, मुझे रेडियो की तरफ नहीं, मुझे टीवी की तरफ जाना था। कोई एडवर्टाइजिंग चूज कर लेता है तो फिर पता लगता है कि एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में तो बहुत संघर्ष है, उसमें नौकरी तो मिल नहीं रही। कोई पीआर चूज कर लेता है, पीआर के क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे में जो है ये उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि तब वैसे ही बच्चे शिकायत करते हैं कि मीडिया में स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि आप जो है पहले निर्धारित कर ले, पहले तय कर लें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और उसके मुताबिक अपने स्किल पर लगातार काम करें। कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपनी भाषा पे काम करें, इंग्लिश अच्छी करें, हिंदी अच्छी करें, आपके पास राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको खबर लिखने की कला होनी चाहिए, तो आप उस पर लगातार काम करें। अगर आपको कैमरा वर्क अच्छा लगता है तो आप फोटोग्राफी सीखें, वीडियोग्राफी सीखें। एडिटिंग अच्छा लगता है तो आप एडिटिंग सीखें, स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप सीख सकते हैं। तो इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो एक आपसी कम्युनिकेशन है कि आप जो है किस तरीके से मीडिया की दुनिया में आप जाएंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे, अपना कम्युनिकेशन कैसा रखेंगे, तो ये भी जो है समझने की ज़रूरत है। तो इन सारे चीज़ों पर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि अध्यात्म वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो रहे हैं और जो हमारे यंगस्टर हैं वो भी उनकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आप इस पूरे अध्यात्म को आप किस तरीके से देखते हैं और हमारे जीवन में अध्यात्म का क्या रोल है? अध्यात्म का रोल जो है, अध्यात्म की भूमिका जो है वो हर कदम कदम पर है। पहली बात ये है कि जब तक अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे उस तरीके से जैसे जीवन को जिया जाना चाहिए। तो आपके जीवन में ठहराव ही तभी आता है जब आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं। अब अध्यात्म को ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है कि धर्म अध्यात्म नहीं है कि जो हम समझते हैं कई बार कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, ये सब प्रक्रिया से गुजरते हुए हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक लोग हो गए। ऐसा नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपका जीवन काम करता है। ईश्वर आपके भीतर मौजूद है और आपको जो है एक तरीके से जीवन की जो गति है, जीवन की जो स्थितियां हैं, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती है, किसी भी तरह की असफलता आती है, तो अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप समझ पाते हैं कि जीवन जो है धूप छाँव का नाम है। जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी और संघर्ष जितना ज़्यादा होगा सफलता का वेग उसी तरीके से होगा। तो आप उस परिस्थिति में संयत रहना लेते हैं। और जो है कहा गया है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो हर सांसों की सांस में। तो ईश्वर जो है वो आपके भीतर मौजूद है, ईश्वर कहीं बाहर मौजूद नहीं है। तो ईश्वर को आप अपने भीतर महसूस कर पाते हैं। समूची सृष्टि के हम जो हैं एक अंश हैं और ये जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक जो है हमारे जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अध्यात्म की तरफ मुड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो है आध्यात्मिक किताबें पढ़ें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं, आप ओशो को पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग लोगों की बातें सुन सकते हैं। जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ही है। आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर ये होगा कि आप गीता से शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपका अधिकार जो है वो सिर्फ कर्म करने में है। उसकी
सफलता की, आपने जो कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें आपका जो है आधिपत्य नहीं है। तो गीता पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद आप अपने आप के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से शरीर में 7 चक्र होते हैं, किस तरीके से कुंडलिनी जागरण होता है, किस तरीके से ध्यान की अवस्था में प्रवेश होता है, किस तरीके से आप जो है खुद को बदल सकते हैं। तो ध्यान की अध्यात्म की एक पूरी पूरी प्रक्रिया है, लेकिन आप जर्नी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, भारत में शिक्षा नीति लागू हुई है, तो इस शिक्षा नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जो भारत में शिक्षा की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। मैं खुद मीडिया एजुकेटर हूं और अभी जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, सिर्फ मीडिया एजुकेशन को ही नहीं बल्कि एक पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो प्रोफेसर्स हैं, मैं ये बात काफ़ी गौर से और काफ़ी जोर दे करके कहता हूँ, तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। उनके पास जो है बच्चों को देने के लिए कुछ है नहीं। ख़ास तौर से गूगल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक आपके पास जो है बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। रिसर्च के नाम पर जो इस देश में हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से रिसर्च के क्षेत्र में धांधली है। और जो रिसर्च भारत में हो रहे हैं, ज़्यादातर उन रिसर्च का जो है कोई मोल नहीं है, कोई उसकी जो है अहमियत नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्वालिटी कंटेंट की तरफ आगे बढ़ें। और क्वालिटी कंटेंट के नाम पर भी जो चीज़ें परोसी जा रही है उसकी भी स्थिति चिंताजनक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेसर से बात करेंगे डायरेक्ट विदाउट जो है अगर सोशल मीडिया या विदाउट एआई, आप उनसे मोबाइल हटा लें और अगर आप उनसे सवाल करें, डायरेक्ट आमने सामने बैठ करके सवाल करें, तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने न तो गीता पढ़ी है, न रामायण पढ़ा है, न महाभारत पढ़े हैं, न उपनिषद पढ़े हैं, न तो उनको ऋषियों के बारे में जानकारी है। हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर वो बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख चुके होते हैं और रिसर्च पेपर में वो क्या लिखे होते हैं ये इनका उसका अंदाजा भी उनको नहीं होता। तो ये सब चीज़ें चल रही है और भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्वयं जो है शिक्षा के क्षेत्र में या मीडिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में मुझे 45 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और हाल ही में जो है न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुझे द बेस्ट मीडिया एजुकेटर से सम्मानित किया है। इससे पहले मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी बेस्ट मीडिया एजुकेटर से सम्मानित किया था और टाइम साइबर मीडिया ने भी जो है पिछले साल तो बेस्ट मीडिया एजुकेटर से सम्मानित किया। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, कि बिल्कुल बदल देने की ज़रूरत है। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आदर्श जी, नए साल के मौके पर आप कोई कविता सुनाना चाहेंगे? एक मोटिवेशनल कविता है और उसको जो है छात्र खास तौर से सुन सकते हैं कि जब वो शिकायत करते हैं कि जीवन में इस तरह की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं और बहाने बना करके वो जो है सफलता को अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी कविता है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे,
चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बाधाएं, रुकावटें किसी भी मनुष्य को रोक नहीं सकती है अगर उसके इरादे बुलंद हैं। धन्यवाद आदर्श जी, आपने इतनी बढ़िया कविता, मोटिवेशनल कविता हमें सुनाई। तो आइए इस साल एक संकल्प लें कि जो आदतें हमें पीछे धकेलती हैं उन्हें छोड़ें, और जो आदतें हमें जीवन में प्रसन्नता, खुशी देती हैं, ऐसी आदतों को अपनाया जाए। और वंदना मीडिया के सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है कि वो कमेंट करके हमें बताएं कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा, लाइक करें, और हमें आगे आप कौन सी शख्सियत को देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नए साल के मौके पे इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। और नए साल में मैं चाहूँगा कि सभी लोग संकल्प लें कि वो जीवन में आगे बढ़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शौक़ को वक्त दें, ताकि उनका जीवन जो है इस साल से ज़्यादा बेहतर हो, कुछ नया हो। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बधाई कि आप इस नए साल में जो है एक नया अध्याय लिखें और एक नई मिसाल कायम करें, ताकि आपको गर्व महसूस हो कि हमने अपने जीवन को एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाया है। और आप जो है सफलता अर्जित करें, खुशी अर्जित करें, स्वास्थ्य अर्जित करें और अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद।